हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और अभी हाल ही में हमें एक ऐसा ब्लैक होल मिला है जिसकी एक्रीशन डिस्क की ग्रेविटी उसकी खुद की ग्रेविटी से भी ज्यादा है और इसीलिए वास्तविकता में उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। पर MS0735 कहा जाने वाला ये ब्लैक होल करंटली एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके जेट्स ने पूरे 7 मिल्की वेज समा जाए इतने बड़े बड़े 2 बुलबुले यानी बबल्स क्रिएट कर लिए हैं। क्या हुआ? शॉक्ड? वेल, इस बार सिर्फ हम नहीं बल्कि हमसे भी बहुत अच्छे से जानने वाले साइंटिस्ट सभी शॉक्ड हैं। दरअसल अभी पिछले साल एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा की तरह जब स्पेस में मौजूद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें पृथ्वी से करीब 2.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कैमेलोपर्डालिस कॉन्स्टेलेशन की दिशा में कुछ अनयूजुअल सा देखा। उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा वॉइड यानी कि एक एम्प्टी स्पेस का एरिया है जो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, पर यहां पर ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी जो इसे क्रिएट कर सके। सो आखिर इस वॉइड को किसने क्रिएट किया था? वेल, यही सवाल एस्ट्रोनॉमर्स को दिन रात खाने लगा और इसीलिए उन्होंने उस वॉइड को माइक्रोवेव के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अन्य वेवलेंथ्स पर भी ऑब्जर्व करना शुरू किया। एंड गेस व्हाट, उन्हें वहां पर क्या दिखा होगा? स्पेक्ट्रम के एक्सरे रीजन में उनके पास कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो सरप्राइजिंगली हमारे मिल्की वे के सैजिटेरियस A सुपरमैसिव ब्लैक होल से मेल खा रही थी। सो व्हाट डज दिस मीन? क्या यह भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल तो नहीं? ये एक SMBH कैसे हो सकता है? एक SMBH तो यूजुअली हाई एनर्जेटिक गामा रेज एमिट करता है, राइट? जबकि यहां जैसा मैंने कहा ये लो एनर्जी एक्स रेज को एमिट कर रहा था। सो क्या चीज वहां पर मौजूद है जिसे हम ब्लैक होल कह रहे हैं? उससे भी बड़ा सवाल तो ये था कि क्या हमें इसे ब्लैक होल कहना भी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने भी अपने मास की थियोरेटिकल लिमिट को क्रॉस करके किसी नए अननोन ऑब्जेक्ट में अपने आप को बदल लिया हो? आफ्टर ऑल, इस ब्रह्मांड के ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्ट्स, इसकी प्लैनेट्स, गैस जायंट्स और स्टार्स ऐसा करते हैं। I mean, आज से करीब 28 इयर्स पहले साल 1995 में भी जब एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसा प्लैनेट मिला था जिसने अपनी थियोरेटिकल मास की लिमिट क्रॉस की थी, तो उन्होंने ये देखा कि अब वो प्लैनेट ना प्रॉपर प्लैनेट था और ना ही प्रॉपर स्टार, वो बस बीच में ही कहीं पर फंस चुका था। दरअसल हुआ यूं कि उन दिनों एस्ट्रोनॉमर्स जब स्पेस को स्टडी कर रहे थे तब उन्हें जुपिटर से भारी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मिला था। पहले तो सभी को जुपिटर जैसा ही एक हाइड्रोजन से बना हुआ गैस जायंट समझ में आ रहा था, बट देन उनकी नजर उससे आते आते लाइट स्पेक्ट्रम पर पड़ी और पता चला कि उस ऑब्जेक्ट में हाइड्रोजन से बनी ब्राउन सतह के नीचे हाइड्रोजन के हेवियर आइसोटोप ड्यूटेरियम का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था। फिर क्या था? एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया ब्राउन ड्वार्फ और फिर कई थियरीज और कैलकुलेशंस की मदद से यह पता चला कि किसी भी प्लैनेट को ब्राउन ड्वार्फ में तब्दील होने के लिए सिर्फ 13 जुपिटर्स जितना ही मास की जरूरत होती है। उसके बाद हाइड्रोजन भले ही न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट ना करे, ड्यूटेरियम के हेवियर एटम्स अपने इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल के तले कम प्रेशर में भी फ्यूज होने लगते हैं। यानी कि ये हुई प्लैनेट्स की एक्चुअल फिजिकल थियोरेटिकल लिमिट और इसे क्रॉस करते ही हमारे सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है जिसमें किसी स्टार की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन किक स्टार्ट हो चुका होता है, पर बाहर से वो अभी भी हाइड्रोजन से बना हुआ एक ब्राउन गैस जायंट नजर आता है, until of course उसकी थियोरेटिकल लिमिट भी रीच ना हो जाए। एंड यस, आप सही सोच रहे हो, अगर ये ब्राउन ड्वार्फ्स अब और भी ज्यादा मास गेन करने लगते हैं और उसके बाद उनके हाइड्रोजन एटम्स में भी फ्यूजन शुरू हो जाता है, तो बस फिर वो बन जाती है उनकी लिमिट, जिसके बाद वो ऑफिशियली एक स्टार कहलाते हैं। नाउ थियोरेटिकली, क्योंकि ऐसे कंडीशन सिर्फ 80 जुपिटर्स जितना मास गेन करने के बाद से ही पैदा होते हैं, सो ये वैल्यू कहलाई जाती है ब्राउन ड्वार्फ्स की थियोरेटिकल लिमिट। एंड नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टार्स की, एज वी ऑल नो, सिर्फ हमारे गैलेक्सी में ही एटलीस्ट 100 बिलियन स्टार्स मौजूद है और इंटरेस्टिंगली इतने सारे स्टार्स होने के बावजूद भी अब तक का सबसे मैसिव स्टार UY स्कूटी हमारे सन से सिर्फ 30 टाइम्स ही बड़ा है। तो क्या ये स्टार्स की थियोरेटिकल लिमिट है? वेल, नॉट रियली। इस सवाल के जवाब के लिए ना, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेशंस किए कि कोई स्टार वास्तविकता में फिजिकल रियलिटी में कितना भारी हो सकता है, तब उन्हें मिला ये फिगर जो किसी स्टार की थियोरेटिकल लिमिट होती है। अगर ये लिमिट क्रॉस हुई तो उस स्टार का प्रेशर ग्रेविटी बैलेंस डिस्टर्ब होने से वो एक धमाकेदार एक्सप्लोजन के साथ फट जाता है और ऐसे में जो पीछे रह जाता है वो होता है उसका सिर्फ कोर, जिसे हम आमतौर पर एक व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। सो आगे जाकर एक व्हाइट ड्वार्फ की लिमिट क्रॉस होने पर क्या होता है? सो वेल, ये व्हाइट ड्वार्फ्स दरअसल इतने डेंस होते हैं कि इनका साइज अगर हमारी पूरी पृथ्वी जितना भी हो, तब भी उनका मास एक पूरे सूरज जितना भारी हो सकता है और नतीजा, इस डेंस
एनवायरनमेंट और इंटेंस ग्रेविटी की वजह से उनके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स का एक हॉट सूप बन जाता है। और ऐसे में क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आपसी रिपल्शन या मोर अप्रोप्रिएटली इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर की मदद से व्हाइट ड्वार्फ्स की ग्रेविटी को बैलेंस आउट करते हैं, ये एडीपी उन्हें वायलेंटली कोलैप्स होने से रोक लेता है। पर आखिर कब तक? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब इन व्हाइट ड्वार्फ्स का मास सन से 1.4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है, उनकी ग्रेविटी को इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव फोर्स भी रोक नहीं पाता और उसकी इसी थियोरेटिकल मास लिमिट को क्रॉस करके वो एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। यानी कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट में जो एक ऑलरेडी डेंस ऑब्जेक्ट को और ज्यादा स्क्वीज करने से बनता है। एंड नाउ एनी गेसेस कि इसकी थियोरेटिकल लिमिट क्या होती होगी और उसके बाद ये किस में तब्दील होता होगा? अब आई नो आपको एटलीस्ट एक का तो आंसर पता ही है कि किस में तब्दील होता है। जी हाँ, ब्लैक होल में। और बात ये है ना कि ये न्यूट्रॉन स्टार्स इतने डेंस होते हैं कि उनका सिर्फ 1 टीस्पून मैटर भी पूरे माउंट एवरेस्ट जितना भारी होता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनकी ग्रेविटी सिर्फ इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आए, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को सीधा न्यूक्लियस के अंदर ही घुसा देता है। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, इस सब के बीच वो इकलौती चीज जो इस न्यूट्रॉन स्टार को सिंगुलैरिटी में कोलैप्स होने से रोकती है, वो होती है उसके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स का न्यूट्रॉन डीजेनरेसी प्रेशर। अब इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। जिस तरह 2 बॉल्स एक ही जगह में फिट नहीं हो सकते क्योंकि उनका स्ट्रक्चर उस कंप्रेशन को अपोज करता है, बस उसी तरह से 2 न्यूट्रॉन्स भी एक ही जगह पर फिट नहीं हो सकते और वो ग्रेविटी को अपोज करते हैं। यानी अगर समराइज करें तो यहाँ पर ग्रेविटी की जीत के लिए एनडीपी का हारना बहुत ही जरूरी होता है और उसके लिए किसी भी न्यूट्रॉन स्टार का एटलीस्ट 3 सूरज जितना भारी होना जरूरी हो जाता है ताकि उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो सके। एक बार इस थियोरेटिकल लिमिट को न्यूट्रॉन स्टार ने रीच कर लिया तो बस फिर उसमें मौजूद न्यूट्रॉन्स भी उसके कोलैप्स को रोक नहीं पाएंगे और वो बन जाएगा एक ब्लैक होल। अब बात करते हैं सभी के फेवरेट ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स की। इसके आगे मास गेन करने पर और क्या ही रोक लग सकती है, राइट? पर अब जरा 1 मिनट रुको और सोचो, कोई भी न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल बनने के बाद बस एक ही काम करता है, अपने एक्रीशन डिस्क की मदद से खुद का मास बढ़ाना। पर ऐसे में थियोरेटिकल कैलकुलेशंस कहते हैं कि जैसे जैसे ब्लैक होल्स का मास बढ़ता है वैसे वैसे उनकी एक्रीशन डिस्क का मास भी बढ़ता है और जब ब्लैक होल का मास सन से करीब 50 बिलियन टाइम ज्यादा हो जाता है तब उस पॉइंट पर उनकी एक्रीशन डिस्क उन ब्लैक होल्स जितनी ही भारी हो जाती है और नतीजा ब्लैक होल के साथ साथ वो भी अपने वजन के तले, अपनी ग्रेविटी के तले कोलैप्स हो जाता है और ब्लैक होल का फीडिंग मैकेनिज्म एकदम से ठप पड़ जाता है। इन शॉर्ट 50 बिलियन सोलर मैसेस से ज्यादा मैसिव ब्लैक होल्स टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए और अगर वो कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक एनोमली है, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ MS0735। एंड लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर। देखो, जैसे कि हम जानते हैं CMB रेडिएशंस यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। सो जब वो इन इमेजेस में हमें नजर नहीं आ रहे थे तो इन वॉइड्स या कैविटीज का भी कुछ मतलब था। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक जरूर ये वॉइड्स जिस क्लस्टर में मौजूद है वहां की हॉट गैस इनवर्स कॉम्पटन स्कैटरिंग की मदद से उन माइक्रोवेव फोटॉन्स को स्कैटर कर रही है। इस स्कैटरिंग प्रोसेस में बेसिकली एक लो एनर्जी माइक्रोवेव फोटॉन क्लस्टर में मौजूद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो जाता है। यानी ऑब्वियसली इस सुनायेव जेल्डोविच इफेक्ट कहे जाने वाले इफेक्ट के तहत अब हमें वहां पर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में कैविटी ही नजर आएगी। बट देन इस कैविटी का कुछ और भी मतलब है। यूजुअली क्या होता है कि ब्लैक होल्स के एक्रीशन डिस्क में मौजूद हॉट प्लाज्मा उसके मैग्नेटिक फील्ड्स के कांटेक्ट में आते ही जेट्स के फॉर्म में बाहर फेंक दिए जाते हैं और वही जेट्स इस पर्टिकुलर केस में इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपने आसपास वाले रीजन्स के हॉट गैस को डिस्प्लेस कर दिया था। इससे एक्सरे वेवलेंथ्स पर एस्ट्रोनॉमर्स को होल्स नजर आने लगे एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एस्ट्रोनॉमर्स ने इन जेट्स की एनर्जी कैलकुलेट की और जानना चाहोगे वो कितनी थी? वेल, उन्हें ये वैल्यू मिला और इससे पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी में एक बैक कैलकुलेशन की होड़ शुरू हो गई। बेसिकली उन सबको अब ये जानना था कि इस ब्लैक होल ने इतने पावरफुल जेट्स एमिट करने के लिए कितना ज्यादा मास निकला होगा। एंड बिलीव मी, जवाब अनबिलीवेबल है। कैलकुलेशन से उन्हें यह पता चला कि ब्लैक होल 600 मिलियन सोलर मैसेस या सिंपली 400 सैजिटेरियस ए ब्लैक होल्स गटक चुका है और अब इसका टोटल मास है अराउंड 51.3 बिलियन सोलर मैसेस, यानी अपने थियोरेटिकल लिमिट से एटलीस्ट 1.3 बिलियन सोलर मैसेस ज्यादा। अब ऐसे में क्या हम इसे एक ब्लैक होल कह सकते हैं?
वेल वो तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल के लिए हमारी पृथ्वी के बगल में जो मॉन्स्टर ब्लैक होल मिला है ना, वो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हो चुका है। अगर आपको जानना है कि वो ब्लैक होल पृथ्वी को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है या पहुंचा भी सकता है कि नहीं, तो यहां पर इस वीडियो पर क्लिक करके आप उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसी के साथ अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।